डॉक्टर रमन सिंह जी, आपने रेल कनेक्टिविटी की बात उठाई और ये जो सेंट्रल बजट है इसमें छत्तीसगढ़ के लिए क्या क्या प्रोविजंस रखी हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप ये गलत मत समझिएगा, पर मैं आपका बहुत लंबे अरसे से एडमायरर हूँ। जब मैं जिनीवा में एम्बेसडर था तो मैं आपसे पूछ रहा था, 2005, 4 या 5 की बात है, अब मैंने आपका वहाँ स्वागत किया था और उस समय मुझे 15 साल पुरानी बात है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आज ऐसे मेरे को मौका मिलेगा। पर मैं कहना सिर्फ यही चाहता हूँ कि यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में विकास का काम आपके नेतृत्व में हुआ है, ये डेवलपमेंट्स जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ये सब शुरुआत तब से उनकी नींव रखी गई थी। मेरे पास आपके सामने अपनी तरफ से कई बातें मैं रखना चाहूँगा, पर उसके अलावा मुझे लगता है कि आप भी मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे, कुछ इंटरेक्शन करना चाहेंगे, इसलिए मैं 2-4 चीज़ें जो आंकड़े हैं आपके सामने रख दूं। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने एतवार के अपना कीमती समय निकाल के आप मुझसे ये आज की बैठक में बजट, आत्मनिर्भर बजट जो आया है उसके बारे हम चर्चा कर पाएंगे। जहां तक रेल कनेक्टिविटी की बात है, 2021 और 22 का जो बजट है, इसमें छत्तीसगढ़ के लिए जो एलोकेशन है 3,650 करोड़, जो अब पूरा पिछला देख लीजिए, जो एवरेज बनता था 2009 और 14 का, 2009 से 14 तक 5 वर्ष जिसमें हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस एवरेज का 21 और 22 का बजट 1074% हायर है, 1074% उससे ऊपर है। अगर आप देख लें, जो 5 साल हमारी सरकार थी मोदी जी की, 2014 से लेकर 19 तक, उसका एवरेज निकाल लें, उससे भी छत्तीसगढ़ की रेलवे एलोकेशन 631% ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ी जंप है रेल कनेक्टिविटी की। क्योंकि आपने रेल कनेक्टिविटी की बात उठाई तो मैं समझता था कि आपके सामने ये सबमिट करूं। अब हम आते हैं सिविल एविएशन में एयर कनेक्टिविटी की बात। 2017 में मोदी जी की सरकार ने एक नई योजना बनाई, उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। और इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि एयर ट्रैवल जो है वो एक आम आदमी तक पहुंचाई जाए, और देश में कई ऐसे स्थान हैं जहां पे हवाई पट्टियां बनी हुई हैं, वो अनसर्व्ड हैं या अंडरसर्व्ड हैं। और सिविल एविएशन के बारे में बता दूं, इस समय देश भर में पेनिट्रेशन जो कहते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि 100 व्यक्ति अगर यात्री जाते हैं तो हवाई जहाज से कितने जाते हैं? 60% से। और ये फिगर इंक्रीज कर रहा है, पेनिट्रेशन 7% बढ़ेगा। और सिविल एविएशन की रेट ऑफ ग्रोथ हमेशा डबल फिगर्स में रही है। कोविड के दौरान भी 2020 की शुरुआत में, लॉकडाउन से पहले फरवरी में 9% थी ग्रोथ, और कभी तो 17% रही है। उड़ान योजना के तहत हमने 56 नए हवाई अड्डे हैं
बनाए, पहले थे कुछ हवाई पट्टी थी वहां पे, उसको बड़ा किया। उड़ान योजना में 700 से अधिक रूट अवार्ड किए गए, जिसमें से 311 ऑपरेशनलाइज हो गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के कई शहर हैं जिससे जुड़ेंगे। मुझे कहा जाता है कि आपके यहाँ एक कोई आंदोलन चल रहा था कि बिलासपुर को कनेक्ट करने के लिए। मैं समझता नहीं आंदोलन क्यों चल रहा था, हमने तो मोदी जी ने कह दिया था कि हम बिलासपुर को लिंक करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है आप सब में, हमारे नेता प्रतिपक्ष आप सबके बीच में बैठ के बता के कि 1 मार्च से बिलासपुर से एयर सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। ये आज मैं आपके सामने रिकॉर्ड पे ये कह रहा हूं। देखिए, उड़ान योजना में क्या होता है, हम सरकार ने 4,500 करोड़ का बजट बनाया था 2017 में जब ये योजना आरंभ हुई थी। इसमें अलग अलग रूट्स अवार्ड होते हैं और फिर हम सरकार की तरफ से वायबिलिटी गैप फंडिंग देते हैं। तो अभी जो अलायंस एयर को मिला है रूट, बिलासपुर, प्रयागराज, जबलपुर, दिल्ली रूट, तो मतलब दिल्ली से इन शहरों को लिंक करके बिलासपुर का लिंक बन जाएगा। आपने बात की, मैं आपको आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि मैं आपकी जो आपका सुझाव है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें कुछ टेक्निकल बातें होती है, मैं जो आपके सामने रखना चाहूंगा। बिलासपुर की जो एयर स्ट्रिप है वो ATR 72 के लिए बनी हुई है और इसलिए शॉर्ट हॉल में पूरी लोड के साथ वो प्रयागराज से, जबलपुर से, दिल्ली से प्रयागराज, दिल्ली से जबलपुर, फिर बिलासपुर से जबलपुर, वो तो हो सकता है। अब हम लोग ये कोशिश करेंगे कि शायद लोड पेनल्टी के साथ कैसे हम दिल्ली बिलासपुर डायरेक्ट फ्लाइट भी कर सकें, और हम एयरलाइन से भी बात करेंगे और हमारे तरफ से ये प्रयत्न रहेगा। आपके साथ मुलाकात करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, जब हम आपस में मिल रहे थे, डॉक्टर साहब ने ये बात उठाई कि हमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी करनी चाहिए। तो उस समय मैंने कहा कि एक बार अभी ये डोमेस्टिक शुरू हो जाए और हम लोग जो डोमेस्टिक हब्स बनाने जा रहे हैं, जैसे दिल्ली जेवर एक बहुत बड़ा हब होगा, मुंबई, नवी मुंबई हब होगा, कोलकाता है ईस्ट में, दक्षिण में बेंगलुरु और हैदराबाद हब्स होंगे। तो उससे फिर ये होगा कि जहां से बिलासपुर के, छत्तीसगढ़ के सब जगह जो नागरिक है यहाँ से कनाडा जाना चाहते हैं, उनको फिर यहाँ से दुबई या सिंगापुर नहीं जाने की जरूरत होगी। बड़े हब हिंदुस्तान में ही बन जाए, और अगर छत्तीसगढ़ के शहरों का लिंकेज बन जाए इन हब्स के साथ, तो सीधे यहाँ से वो डायरेक्ट कनाडा, US, जापान और जहां भी जाना पड़ता है। मेरे पास इस समय इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मंत्रिमंडल में है 2 मंत्रालयों के लिए, सिविल एविएशन और हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स। और मैं पीयूष जी के साथ कॉमर्स और इंडस्ट्री में भी मेरी एसोसिएशन है। सिविल एविएशन के बारे में बता दूं कि हमारा इरादा उड़ान योजना का ये है कि ये जो 56 हवाई अड्डे हैं उड़ान के, उसको हम लेके 100 तक ले आए। तो इसमें ये मतलब है कि और भी शहरों की गुंजाइश है। नेताजी, अगर आपको लगे कोई और शहर को भी जोड़ना हो तो मेरे को बता देना, मैं आपकी बात को बहुत सीरियसली लेता हूँ। और डॉक्टर साहब सो इसलिए सरोज जी को बता देना, वो मेरे को रोज, तो और भी शहर जुड़ सकते हैं। मैं सिर्फ ये आपको पॉलिटिकल मैसेज दे रहा हूँ। दूसरा, ये जो 711 रूट, 700 से अधिक रूट हमने सैंक्शन किए थे, जिनसे 311 ऑपरेशनलाइज हो गए हैं, वो भी हम 1000 तक ले जाना चाहते हैं। देखिए, मोदी जी की सरकार आने के बाद, उड़ान स्कीम के चालू होने के बाद, और जो महामारी के दौरान जो हमने प्राइस बैंड किए हैं, मैं समझता हूं रेल यात्रा में और हवाई यात्रा में भाड़े की कमी बहुत कम रह गई है।
अब इस समय जो हमारा प्राइस बैंड है, आप दिल्ली से मुंबई जा सकते हैं सेकंड क्लास एयर कंडीशन में, जिसका 3,000 रुपया किराया है, और बाय एयर जा सकते हैं जिसकी लोअर बैंड 3,500 है। तो बताइए, अगर 17 घंटे के आपको सफ़र करना हो और आपके पास चॉइस हो बाय रेल या बाय एयर, तो एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज आ रही है एयर ट्रैवल में। और इसमें छत्तीसगढ़, क्योंकि डॉक्टर साहब के समय जो हमने शुरू कार्यक्रम बनाए थे, जो काम हुआ था, उसको हम आगे ले जा रहे हैं। कुछ लोग इसकी ज़रूर क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, पर मैं यही देखता, शुरू ये कब हुआ था काम उड़ान का, 2017 में, और ये जा कहाँ रहा है, उसमें किसका कितनी कंट्रीब्यूशन है। मैं सबको क्रेडिट देने के लिए तैयार हूँ, पर जो हकीकत है, फैक्ट्स है, वो तो हमारे सामने है। अर्बन अफेयर्स में, और ये मेरा लास्ट बात आगे रखूंगा, फिर मैं बजट के बारे एक दो चीजें कहना चाहूंगा। जब कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी 2004 और 14 के बीच, उस समय इनकी जो अर्बन सेक्टर में सारी योजनाएं थी, उनको अगर मिला के देखें तो उस पर इन्होंने खर्चा किया था कोई 1,55,000 करोड़ के आसपास 10 साल में। मोदी जी की सरकार ने 6 साल में उससे 6 गुना ज्यादा किया है, 11 लाख करोड़ के करीब। देखिए, जब पता लगा ये चीन से जो वायरस आई है, वुहान से, वहां के वेट मार्केट से, उस समय ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं थी कि ये कितनी भयंकर और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। पर जब ये पता लगा तो मोदी जी ने एक निर्णय लिया कि टोटल लॉकडाउन होगा। टोटल लॉकडाउन इंप्लीमेंट करने के बाद जो भी हेल्थ सेक्टर में काम करने की जरूरत थी, हम लोग पीपीईज नहीं बनाते थे, वेंटिलेटर्स नहीं बनाते थे, और जो हम चीजें बनाते भी थे, दवा जैसा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाई, और सिर्फ देश भर में ही नहीं सप्लाई किया, दुनिया में भी बाकी देशों को भी एक्सपोर्ट किया। लाइफलाइन उड़ान, जो महामारी के बाद हमने योजना शुरू की थी, ये बाहर से 1500 टन मेडिकल सप्लाईज लाई है, देश भर में 945 टन डिस्ट्रीब्यूट किया, अलग अलग इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट में जाके, ट्राइबल एरियाज में, सब जगह ये दवाइयाँ पहुँचाई है। और जो हमारा हेल्थ सेक्टर था, उसमें जो भी हमारी कमियां थी, उनको ठीक किया। और सबसे मैं समझता हूँ ये बहुत गर्व की बात है, हम देश दुनिया विश्व भर में अब 5 उन देशों में हैं जो वैक्सीन, जहां पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रही है, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, और 3 और कंपनियां हैं जो पाइपलाइन में हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों में उनको भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल जाएगी। पहले 3 महीने जो थे पिछले फाइनेंशियल ईयर के, अप्रैल मई जून में, हमारी इकोनॉमी 23% कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि लॉकडाउन था, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी थी नहीं। देखिए, वहां उस के बाद ये जो बजट, अब जब निर्मला जी ने एक शानदार बजट प्रेजेंट किया, तो बजट के कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की प्रेडिक्शन थी कि भारत की इकोनॉमी 11.5% ग्रो करेगी अगले साल में। हमारी इकोनॉमिक सर्वे भी 11% पे रख रहा है। ये कैसे कर पाए, इसके बारे में भी हमें थोड़ा 2 मिनट मैं आपका समय लेना चाहूंगा। 9 महीने मोदी जी की सरकार ने 80 करोड़ लोगों को ड्राई राशंस दिए, दिन में 3 बार का खाना। 9 महीने 80 करोड़, इतनी तो कई देशों को मिला के जनसंख्या नहीं होती है। उसके बाद आप जो भी सेक्टर देख लीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लीजिए 35% बढ़ा है, हेल्थ सेक्टर देख लीजिए 34% बढ़ा है। देखिए,
खर्चे के लिए तो आप प्रोविजन कर सकते हैं, पर पैसा कहां से आएगा? या तो नोट छापिए ज्यादा, उससे इन्फ्लेशन होगी, या बोरोइंग को रख के। तो मैं समझता हूं कि हमारे पिछले 70 साल से ज्यादा इतिहास में एक ऐसा ऐतिहासिक बजट है जो टोटल क्राइसिस से लेके हमको ग्रोथ पाथ पे वापस ला रहा। और इसके लिए मैं निर्मला जी को भी बधाई देना चाहता हूं, और जिन्होंने उनके साथ काम किया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी, पर प्रधानमंत्री जी के विजन को और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिखाया कि कैसे करना है। ये सारे जो सेक्टर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उसमें क्या होता है? अगर मैं मान लो, मेरे हिसाब से 2021 और 22 का जो बजट एलोकेशन रेलवेज की है, अब रेलवे पे काम होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो जहां जरूरी था, क्योंकि उस समय कोई इकोनॉमी खुली नहीं थी, 80 करोड़ लोगों को 9 महीने के लिए ड्राई राशंस देके एक सेफ्टी नेट दिया, और अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस करके, कैपिटल एक्सपेंडिचर देके, हेल्थ बजट करके। देखिए, वैक्सीन के बारे में बताना चाहता हूं। कुछ हमारे जो पॉलिटिकल विरोधी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ये वैक्सीन है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। मैं कभी कभी लोग नाराज होते हैं, मैं तो सुन के बड़ा खुश होता हूं। मैंने कहा, आप हमें क्रेडिट देना चाहते हैं, तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, हमारे लेबोरेटरीज हैं, उन्होंने बनाई। हाँ, सरकार ने, मोदी जी ने उनको पूरे इंकरेजमेंट दिया, सपोर्ट दिया। बट एक बड़े गर्व की बात है कि इतने इतने दुनिया भर में एडवांस देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और भारत वहां पर उनको वैक्सीन एक्सपोर्ट करेगा। आने वाले कुछ ही समय में, क्योंकि ये दोनों के पास, सीरम इंस्टीट्यूट के पास और भारत बायोटेक के पास कैपेसिटी है, ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम किया गया है। वैक्सीन मैत्री का भी, जो बाहर भेजा गया, और अपने लोगों का। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, अगले सेगमेंट में आएंगे सीनियर सिटीजन्स, और जिनकी आयु जो है 50 वर्ष से अधिक है और ऊपर, और साथ साथ में रेडी अवेलेबिलिटी होगी। देखिए, मैं जो मोदी जी ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है कोविड पे, मैं उसका मेंबर हूं, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप लोग बेशक पत्रकार हैं, सब लिख भी देंगे, थोड़ी देर की बात है, इतनी वैक्सीन अवेलेबिलिटी होगी कि जितने हमारे टीका लगवाने वाले उनसे कई ज्यादा की। तो इसलिए बहुत, एक सिर्फ बजट ही नहीं बढ़िया आत्मनिर्भर बनाया, पर बाकी जो महामारी के कारण जो हमारे सामने समस्याएं थी, उनको जिस तरीके से हल किया है, उसके बारे में फैक्ट्स आपके सामने हैं। और झूठ भ्रम फैलाने की कोशिश की, किसानों के मुद्दों पे ये जो नए कानून बने हैं कि ये वैक्सीन जो है आप क्यों नहीं लगवा लेते। अगर मेरे जैसे लोग पहले लगवा लेते तो इन्होंने कहना था, देखो ये मंत्री लोग क्या करते हैं, सरोज जी और उन्होंने, ये डॉक्टर साहब ने जो जाके लगवा लिया टीका, हमारे को नहीं किया। तो इसलिए बड़े सिस्टमेटिक तरीके से कैटेगरी वाइज हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, फिर जो हैं सीनियर सिटीजन्स, और उसके बाद जिनकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं या कोमॉर्बिडिटीज है, उनकी बारी आई। और ये सब हुआ, इतना भ्रम झूठ फैलाया था इन्होंने। बजट के बारे कह रहे थे, देखिए अब ये बजट आने वाला है, और देखिए ऐसे टैक्सेस बढ़ा देंगे कि आम आदमी की कमर टूट जाएगी। अरे भाई, एक टैक्स नहीं बढ़ा, कैपिटल एक्सपेंडिचर 35% बढ़ा है। उस कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो कनेक्टिविटी है, जो जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, रेल कनेक्टिविटी, सिविल एविएशन कनेक्टिविटी। मैं अपने मंत्रालय के 2 स्कीम्स के बारे में बता दूं। मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में सरकार बनी, मई में कई अर्बन योजनाएं नई शुरू की गई, जिसमें से एक थी स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन में जब लाल किले से 15 अगस्त 2014 को
प्रधानमंत्री जी का पहला मैसेज था। उन्होंने कहा था कि मैं चाहूंगा कि जब हम महात्मा गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी मनाए 2 अक्टूबर 2019, सारा देश जो है ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाए। इसका मतलब जो शौचालय बनाने थे हमें, इंडिविजुअल हाउस होल्ड शौचालय, पब्लिक कम्युनिटी टॉयलेट, वो बना दे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो जाए, बिहेवियरल चेंज आ जाए, और 2019 से 2 अक्टूबर को देश भर में जो स्वच्छ भारत के टारगेट्स थे अर्बन के, वो सारे लगभग हमने पूरे कर लिए थे, एक स्टेट के अलावा, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे उन्होंने काम ही शुरू नहीं किया। अभी भी थोड़ा ऐसा, पर मैं समझता हूँ आने वाले कुछ दिनों में 100% ये टारगेट हो जाएंगे। पर हम वहां नहीं रुके। स्वच्छ भारत के लिए एक रेव 2, मतलब उसकी जो सक्सेसर स्कीम है, उसके लिए बजट में 1,41,000 करोड़ की प्रोविजन की गई है। क्यों की गई है? पहले तो स्वच्छ भारत में शौचालय बनाने और ऐसा किस्म का काम था। अमृत स्कीम जो 500 शहर थे उनमें वाटर टैप कनेक्शन, सीवेज मैनेजमेंट का था, डॉक्टर साहब इसका बता रहे थे। अब आगे का काम, फीकल स्लज मैनेजमेंट, सिंगल यूज प्लास्टिक्स के काम, मतलब ये सारी जो केंद्रीय योजनाएं चलेंगी। और जल जीवन मिशन, देखिए 500 शहर जो अमृत में इंक्लूडेड थे, जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर थी, अब वो सिर्फ 500 नहीं रहेंगे। अब जो भी हमारी अर्बन लोकल बॉडीज हैं 4,400 के करीब, सब में वाटर टैप कनेक्शन दिए जाएंगे, और जो भी आगे अर्बन काम है उनमें पूरा होगा। ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो काम हो रहा है, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अच्छा, ये बजट बढ़िया, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, आप कोई भी देख लीजिए। सेंसेक्स जो है हमारी स्टॉक मार्केट, बजट की अनाउंसमेंट के कुछ घंटे बाद ही 2000 पॉइंट ऊपर चली है। इस समय 50,000 के ऊपर आएगी। वो तो मार्केट सेंटिमेंट है, पर हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, सब ने बजट का स्वागत किया। इसलिए किया कि अपने आप में ही अच्छा बजट है, पर जो इमरजेंसी क्राइसिस में हम थे उसमें ये आत्मनिर्भरता लाके और भारत को हाई ग्रोथ पे लाके और डेवलपमेंट बजट है, इसलिए इसकी प्रशंसा हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे थोड़ा मौका दिया अपनी बात आपके सामने रखने का। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास कोई कुछ प्रश्न होंगे, और जो और मैं नहीं आंसर कर पाया तो मैं डॉक्टर साहब को बोल दूंगा आंसर कर दें, या सरोज जी को।